हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीना मलिक यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा के उपभेदों के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में मैं जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा करवा चुकी हूं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख लेना। और आज हम पढ़ेंगे कि जातिवाचक संज्ञा के कौन कौन से उपभेद होते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं, एक तो द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा को समुदायवाचक संज्ञा भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? समुदाय वाचक संज्ञा। कई बार एग्जामिनर क्या करता है ना, समूहवाचक नहीं डालता है एग्जाम में, समुदायवाचक डाल देता है, तो एक ही बात है। अब इसकी द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा पढ़ लेते हैं। वह शब्द जो किसी तरल, ठोस, धातु, अधातु, पदार्थ, द्रव्य आदि का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा अगणनीय होती है, इन्हें मापा या तोला जा सकता है। देखो, द्रव्यवाचक संज्ञा में ना आपके जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी आपके आभूषण हैं, अब आभूषण जो जैसे सोना है, चांदी है, ये सब है, तो जितने आपके पदार्थ हैं, आभूषण हैं, ये सब इसी के अंदर आते हैं। तरल जो चीज़ें हैं, अब नाम से ही पता चल रहा है कि द्रव्यवाचक, तो तरल जितनी चीज़ें हैं वो भी इसके अंदर आती हैं। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, वैसे ये सेट वगैरह में पूछा जाता है, पर क्या पता क्या पूछ लिया जाए कि द्रव्यवाचक संज्ञा अगणनीय होती है या गणनीय होती है। अगणनीय का मतलब ये होता है कि जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो द्रव्यवाचक संज्ञा अगणनीय होती है और इन्हें मापा या तोला जा सकता है। जैसे कि आप अगर देखो एक बार, पानी है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। पानी को आप काउंट कर सकते हो कि एक पानी, दो पानी, नहीं कर सकते ना। तो पानी को तो सिर्फ हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। ऐसे ही घी है, तेल है, सोना है, चांदी है। सोने को आप वो कर सकते हो काउंट कि एक सोना, दो सोना, नहीं कर सकते ना। चांदी, लोहा, पीतल, जितने भी आपके पदार्थ हैं यहाँ पर सब आ जाते हैं। लकड़ी, दूध, दही, तेजाब, हीरा, चीनी, चीनी भी, क्योंकि चीनी जो है एक सामग्री है, एक पदार्थ है। नमक भी, कोयला, ऊन। और देखो, लकड़ी को है ना, कुछ जो बच्चे हैं वो मानते हैं जातिवाचक संज्ञा, जबकि लकड़ी जातिवाचक संज्ञा नहीं होती। लकड़ी भी एक पदार्थ होता है। क्या होता है? लकड़ी भी एक पदार्थ होता है और उससे ना बहुत सारी चीज़ें बनती है। मटेरियल का मतलब यही तो होता है ना कि एक चीज़ से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो लकड़ी से देखो आपकी टेबल बनती है, सोफे बनते हैं, बेड बनता है, चारपाई बनती है, तो ये भी एक पदार्थ है। तो लकड़ी में द्रव्यवाचक संज्ञा होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा ही रहेगी लकड़ी में। तो काफ़ी उदाहरण मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। और इसके बाद जब संज्ञा का ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तो ऑप्शन टाइप वीडियो डालूंगी क्वेश्चन फॉर्म में, वहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ना देखो, समझने से ज़्यादा जब ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आप खुद करते हो ना, तब ज़्यादा समझ में आते, तब पता चलता है कि हमें आती भी है या नहीं आती है। आगे है समूहवाचक संज्ञा या फिर समुदायवाचक संज्ञा। वह शब्द जिनसे किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह होने का बोध होता है उन्हें समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जिससे किसी समूह का बोध होता है, किसी ग्रुप का होता है, जैसे वो चीज़ें सभी इसके अंदर आ जाती हैं। जैसे झुंड है, झुंड किसी भी चीज़ का हो सकता है, जानवरों का हो सकता है, पक्षियों का हो सकता है, इंसानों का भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चे एक साथ जा रहे हैं, तो जैसे आप बोलते हो ना कि झुंड में बच्चे जा रहे हैं। मेला है, परिवार है। अब परिवार से भी एक मैं आपको बता देती हूँ। परिवार शब्द का आंसर हमें क्वेश्चन की जो सेंस होती है उसके अनुसार देना होता है। परिवार शब्द समूहवाचक है, लेकिन कई बार इसको जातिवाचक भी मान लिया जाता है। अब क्योंकि देखो, जातिवाचक का ही तो भेद है ना, समूहवाचक भी। समूहवाचक और आपके जो द्रव्यवाचक है, ये भी तो जातिवाचक से ही निकले हैं ना। तो इसलिए परिवार एक समूह होता है, क्योंकि परिवार के अंदर कई बंदे हो सकते हैं। तो परिवार वैसे तो समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में समूहवाचक या समुदायवाचक ना मिले, और तो आप फिर जातिवाचक संज्ञा पे टिक करोगे। अगर आपको ये वहां पर ऑप्शन में नहीं मिलेगा तब, अगर ये भी ऑप्शन में है और जातिवाचक संज्ञा भी ऑप्शन में है, दोनों है कि भाई परिवार में बताओ कौन सी संज्ञा है, समुदायवाचक है या फिर जातिवाचक है, तो फिर आपका आंसर समूहवाचक ही रहेगा, फिर जातिवाचक नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में समूहवाचक या समुदायवाचक नहीं मिलता है तो फिर आपका आंसर जातिवाचक पे जाओगे। फिर दल है, जैसे सेना है, कक्षा है, क्योंकि सेना बहुत सारे उसके अंदर जो है ना फौजी होते हैं। भीड़ है, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, तो एक ग्रुप को शो करती है। टुकड़ी है, पुस्तकालय है। देखो, पुस्तक जातिवाचक है, उसका नाम है तो व्यक्तिवाचक है, और पुस्तकालय क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें होती हैं,
तो पुस्तकालय आपका हो गया समूहवाचक। सभा, गुलदस्ता, गुच्छा, किसी भी चीज का गुच्छा हो सकता है, मंडल। और एक होता है समिति। समिति ये पूछा गया था, कौन से एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान नहीं है मुझे। समिति, समिति में कुछ जो टीचर भी करवाते हैं कि समूहवाचक संज्ञा लगवाते हैं, लेकिन ना समिति जो है, हाँ अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑप्शन में, आपको समिति पूछ लिया जाए कि समिति में कौन सी संज्ञा है और आपको समूहवाचक वहाँ पर ऑप्शन में दिया है, तो हम समूहवाचक पे जा सकते हैं। लेकिन है ना, समिति एक व्यक्ति की भी हो सकती है और कई व्यक्तियों की भी हो सकती है। एक व्यक्ति की भी समिति हो सकती है। अब अगर समिति एक व्यक्ति की है तो फिर समूहवाचक संज्ञा हुई ही नहीं। तो कई बार वाक्य में प्रयोग करके पूछ लेता है एग्जामिनर कि भाई एक व्यक्ति की वो समिति है, तो फिर वो समूहवाचक संज्ञा होगी ही नहीं। उसमें वो पूछ लेगा कि इसमें संज्ञा है या नहीं है, तो नहीं है उसमें फिर समूहवाचक संज्ञा। ये देखो परिवार वाला क्वेश्चन मैंने लिखा भी है यहाँ पर। सरकार हर एक गरीब परिवार को राशन बांट रही है। अब देखो ये आपको यहाँ पर कहीं भी ग्रुप शो हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि समूह को वो कर रहा है परिवार। देखो हर एक परिवार यानी कि बहुत सारे परिवार। तो अब परिवार जातिवाचक में चला गया। अगर आपसे ये पूछे, जो ये पूरा का पूरा ये लिख दिया और पूछ लिया जाए कि ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं कि रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पर आपकी संज्ञा जातिवाचक हो जाएगी, समूहवाचक नहीं होगी। हाँ नॉर्मल पूछा जाए तो समूहवाचक है, या फिर ऑप्शन में आपसे परिवार डाल के और वहाँ पर वो समूहवाचक डाले ही ना, ऑप्शन में पूछ ले कि परिवार में कौन सी संज्ञा है और ऑप्शन में आपको समूहवाचक मिलेगी ही नहीं, तो आप जा सकते हो फिर कौन सी संज्ञा पे, जातिवाचक संज्ञा पे। अब आगे है आपकी भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी के भाव, गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि के नाम का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पर बूढ़ा लिख देती हूँ, मैं बूढ़ा लिख देती हूँ। अब बूढ़ा है ना, ये आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा ज़्यादातर प्रत्यय लगाने से बनती है, क्योंकि बूढ़ा आप कोई भाव थोड़ी ना है, लेकिन मैं लिख देती हूँ बुढ़ापा। बुढ़ापा इसमें प्रत्यय जोड़ देते हैं अब हम, बुढ़ापा। तो बुढ़ापा एक दशा है, एक अवस्था है इंसान की, तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, फिर आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। वो व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति बूढ़ा है, ये उसकी विशेषता है कि वो बूढ़ा है। बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा होगी। देखो जैसे भला है, और ना एक दिक्कत ये रहती है कि जब भाववाचक संज्ञा एग्जामिनर पूछता है ना, तो वो साथ में विशेषण जरूर डालता है फिर, क्योंकि उससे है ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं फिर। जैसे भला है, ये आपका विशेषण है और इसमें हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया, भलाई। भलाई क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। देखो ई प्रत्यय, ता प्रत्यय, आ प्रत्यय, पन प्रत्यय ये जुड़ते हैं, इनसे जो है ना भाववाचक संज्ञाएं बनती है। और जिसको, और कई बार ना विशेषण जरूर डालते हैं। जब भी पूछेंगे ना कि भाववाचक संज्ञा, 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से भाववाचक संज्ञा बताओ, तो 3 विशेषण डाल देंगे और एक भाववाचक संज्ञा, और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो देखो भला ना आप वाक्य में प्रयोग करके देख लिया करो, आपको संज्ञा की फिर ना याद करने की जरूरत ही नहीं है, ना सीखने की जरूरत है। आप देखो भला जो शब्द है इसको वाक्य में प्रयोग करो, वह आदमी भला है, या फिर राम भला व्यक्ति है। जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, राम भला व्यक्ति, राम भला व्यक्ति है, राम भला व्यक्ति है। तो जो विशेषण जब वाक्य में आएगा ना, तो ये हमेशा अपने साथ संज्ञा लेकर आएगा। और इस वाक्य में अगर ये पूछ लिया जाए कि संज्ञा कौन सी है, तो ये तो आपकी संज्ञा होगी और ये आपका विशेषण हो गया। तो ये विशेषण हो गया, ये संज्ञा होगी। लेकिन है ना एग्जामिनर इसको वाक्य में प्रयोग करने के बाद है ना, हम इसको एक और चीज़ भी बोलते हैं, ये तो विशेषण है, भला विशेषण है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की विशेषता है। और व्यक्ति है ना, ये संज्ञा है, लेकिन इसको फिर हम वाक्य में विशेष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक बार दोबारा से बता देती हूँ मैं, कुछ और आराम से लिख के। जैसे राम बुरा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है। राम कैसा व्यक्ति है यार, देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर, राम बुरा व्यक्ति है। तो राम बुरा व्यक्ति है ना, कैसा व्यक्ति है, वो बुरा है, ये उसकी विशेषता है उस व्यक्ति की कि वो बुरा है। तो बुरा आपका विशेषण हो गया, और ये जो संज्ञा ना व्यक्ति, ये विशेष्य हो गया। इसको पूछ लेते हैं, शायद ना भी पूछे इन एग्जामों में, लेकिन एस्टेट वगैरह में पूछते हैं भाई। तो विशेष्य है ये।
आपसे इस वाक्य में ये पूछे कि विशेषण कौन सा है, तो ये हो गया बुरा। और विशेष्य कौन है, ये संज्ञा जो है ना, जो आपकी संज्ञा होगी ना उसी को विशेष्य बोलते हैं। तो जब भी वाक्य में प्रयोग करके देखोगे ना तो विशेषण हमेशा अपना विशेष्य साथ लेकर आएगा, जबकि भाववाचक संज्ञा अपना विशेष्य साथ लेकर नहीं आती। अभी दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ अभी भाववाचक संज्ञा का। जैसे आप ये लिख सकते हो कि राम भला ही व्यक्ति है, नहीं लिख सकते ना, लेकिन राम भला व्यक्ति ये आप लिख सकते हो। तो आप नहीं लिख सकते ये चीज़ कि राम भला ही व्यक्ति है, नहीं लिख सकते। तो इसलिए भाववाचक संज्ञा में और विशेषण में यही फर्क है। जब आप विशेषण को वाक्य में प्रयोग करके देख लिया करो, जैसे देखो बुरा है, अब मैंने बोल दिया कि राम बुरा व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष्य है, संज्ञा है वो, उसको विशेष्य बोलते हैं, और बुरा विशेषण है। तो ये जो विशेषण है ना अपनी संज्ञा या फिर अपना विशेष्य साथ लेकर आता है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये भाववाचक संज्ञा नहीं बल्कि ये विशेषण है। और इसमें ई प्रत्यय जोड़ दिया, ये बुराई है, क्योंकि बुराई को आप फील कर सकते हो। बुरा व्यक्ति कहते हैं, वो बुरा व्यक्ति हम उसको देखते हैं, लेकिन उसके अंदर बुराई है वो हम देख नहीं सकते, उसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। और जो फील हमें होती है ना, जो चीज़ें इमोशन होते हैं जो हमारे, वो भाववाचक संज्ञा ही होती हैं। जैसे मोटा है, जैसे मोहन मोटा व्यक्ति है, तो इसमें भी फिर से मैं आपको बता देती हूँ। मोहन मोटा व्यक्ति है तो उसने अपना विशेष्य साथ में ले लिया, इसलिए मोटा जो है ना वो विशेषण है। लेकिन आपसे ये मोटाई, कभी आप ये बोल सकते हो कि राम मोटाई व्यक्ति है, तो इसलिए वाक्य में प्रयोग करके देख लिया करो आप, वाक्य ठीक बैठेगा ही नहीं। तो मोटाई को आप फील कर सकते हो, वह व्यक्ति मोटा है, हमें दिखता है वो मोटा है, लेकिन उसमें अंदर मोटाई है वो हम नहीं देख सकते, वो हमने फील की है। ऐसे देखो, और जो ये संज्ञा होती है ना, ये आपकी विशेषण हुआ, क्रिया हुई, संज्ञा हुई, इनमें प्रत्यय लगा के आपकी ये संज्ञा बनाई जाती है। जैसे लड़का है, लड़का क्या है, संज्ञा है। अब इसमें हमने पन प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया, लड़कपन। अब ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। इसका मतलब ये है कि लड़के में लड़कपन है, लड़का तो है ही लेकिन उसके स्वभाव में भी क्या है, लड़कपन है। अब ये भाव हो गया। ऐसे ही बच्चा है, बच्चे में हमने पन प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बन गया, बच्चा तो आपका संज्ञा हो गया। और बचपन में हो आपका पन प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गया, बचपन। और बचपन एक भाव है, ये सॉरी भाव नहीं है, ये दशा है, दशा है। बच्चे में अभी बचपना है, ये उसकी दशा है, तो दशा भी आती है इसमें। अभी डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, देखो भाव, गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि के बारे में बताता है। अब देखो मैंने बताया था ना कि क्रिया, विशेषण और सर्वनाम में प्रत्यय जुड़ने के बाद भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे निज क्या है, निज क्या है, सर्वनाम है। निज में हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बन गया, निजता बन गया। तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा हो गई। आगे है जैसे चढ़ाना है, क्रिया में, अब क्रिया में जोड़ के दिखाती हूँ, सर्वनाम और संज्ञा में पहले करवा चुकी हूँ। चढ़ाना क्या है, क्रिया है, एक काम हो रहा है। क्रिया क्या होती है, जो काम होने की स्थिति का पता चलता है, तो क्रिया है ये, चढ़ाना है। इसमें हमने आवा प्रत्यय जोड़ दिया, चढ़ाना प्लस आवा, तो क्या बन गया, चढ़ावा। आपकी भाववाचक संज्ञा हो गई। पढ़ना, पढ़ना क्या है, काम हो रहा है। पढ़ना में हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया, पढ़ाई। पढ़ाई क्या है, एक भाव ही तो है, उसको आप देख थोड़ी ना सकते हो। और पढ़ना क्या है, क्रिया है, तो पढ़ाई आपका हो गया भाववाचक संज्ञा। और एक और बता देती हूँ यहाँ पर, एक मिनट। मिठाई जो शब्द है ना, जैसे कुछ टीचर मैं देखती हूँ मिठाई शब्द में भाववाचक संज्ञा बताते हैं, जबकि मिठाई शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई आपका जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा, मिठाई जातिवाचक संज्ञा है। और इसमें हम मिठास जो है ना, मिठास, ये आपकी भाववाचक संज्ञा है, जबकि मिठाई जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि जैसे हाँ मीठा जैसे है, मीठा मैंने लिख दिया यहाँ पर, मीठा, मीठा क्या है, मीठा तो विशेषण है, वह व्यक्ति मीठा बोलता है, ये उसकी विशेषता है। हमने इसमें जो है ना प्रत्यय जोड़ दिया, आस प्रत्यय जोड़ दिया, फिर ये क्या बन गया, मिठास। मिठास, क्योंकि मिठास को हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं खाकर, तो वो हमारे भाव से जुड़ी हुई है। तो मिठास आपकी कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, जबकि मिठाई जातिवाचक संज्ञा है। कुछ टीचर मिठाई को भाववाचक संज्ञा करवाते हैं, गलत है ये। अब देखो ये तो मैंने करवा दिया। अब दयालु है, दयालु क्या है, विशेषण है, वह व्यक्ति दयालु है, और उसमें हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया, दयालुता। दयालुता हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते, तो दयालुता आपकी भाववाचक संज्ञा है।
अब ये पूछा गया था एग्जाम में, ये शायद इसमें पूछा गया था ग्राम सचिवालय में, ये वाला आपका वैधुर्य। वैधुर्य का क्या मीनिंग होता है पहले तो वो बता देती हूँ, काफ़ी टफ था ये, जिनका सब्जेक्ट नहीं था। वैधुर्य का मतलब होता है, देखो ये होता है विधुर, ये चीज़ होती है विधुर। विधुर का मतलब होता है जिसकी पत्नी नहीं होती, सॉरी पत्नी तो बहुत सारे लोगों की नहीं होती। विधुर का मतलब होता है जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी की डेथ हो गई है उसको हम विधुर बोलते हैं, और जिसके पति की डेथ हो गई है उसको हम विधवा बोलते हैं। तो विधुर में यह प्रत्यय जोड़ दिया, क्या प्रत्यय जोड़ दिया, विधुर में यह प्रत्यय जोड़ दिया, और फिर वो क्या बन गया, फिर वो वैधुर्य बन गया। तो वैधुर्य में भाववाचक संज्ञा है, बता दिया मैंने अच्छे से। विधुर है ना, यानी कि जिसकी पत्नी मर चुकी है उसे हम विधुर बोलते हैं। तो ये वो है, विशेषण है, ये उसकी विशेषता है कि वो विधुर है, लेकिन इसमें यह प्रत्यय जुड़ गया तो ये बन गया वैधुर्य, और फिर ये भाववाचक संज्ञा है। शायद ये ग्राम सचिवालय एग्जाम में पूछा गया था। आगे है ईर्ष्या। ईर्ष्या, वह व्यक्ति ईर्ष्यालु है। तो ईर्ष्यालु में चीजें उल्टी हो गई है, जरूरी नहीं कि प्रत्यय जुड़ने से, कई बार प्रत्यय ना जुड़े तो भी भाववाचक संज्ञा होती है। देखो ईर्ष्यालु है, वह व्यक्ति ईर्ष्यालु है, वह जानवर ईर्ष्यालु है, वह गाय ईर्ष्यालु है, मतलब वो चिढ़ती है दूसरों से। तो आप ना वाक्य में प्रयोग करके देखा करो, पहले भी बता चुकी हूँ, आप कोई भी नाम या व्यक्ति उसके साथ जोड़ा करो, वह व्यक्ति कैसा, ईर्ष्यालु है। तो यानी कि ये विशेषण हो गया। अब देखो इसमें पर कई बार प्रत्यय जुड़ने के बाद भी हमारी भाववाचक संज्ञा नहीं बनती है। तो ईर्ष्यालु क्या है, विशेषण है, जबकि ईर्ष्या भाववाचक संज्ञा है। वो व्यक्ति ईर्ष्यालु है, आपने उस व्यक्ति को देखा है, लेकिन ईर्ष्या को आपने देखा है, उसको तो सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। तो ईर्ष्या भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही मधुर है, वह व्यक्ति, अब इसमें उल्टा नहीं है, इसमें सीधा है जो मैंने पहले समझाया था, वह मधुर वाणी बोलता है, तो मधुर आपका विशेषण हो गया, और मधुरता में ता प्रत्यय जुड़ कर आपकी बन गई भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही क्रोधी है, वह व्यक्ति क्रोधी है, तो यानी कि ये विशेषण है, जबकि क्रोध भाववाचक संज्ञा, वह व्यक्ति क्रोध है। कोई वाक्य बना, क्योंकि भाववाचक की संज्ञा के साथ आपका वाक्य बनेगा ही नहीं। तो क्रोध को आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, लेकिन क्रोधी व्यक्ति को आप देख सकते हो। आगे है छोटा, वह व्यक्ति छोटा है, तो इसमें विशेषण हो गया, जबकि छुटपन, पन प्रत्यय जुड़ गया, छुटपन। आपने छुटपन को देखा है, नहीं देखा, आप छोटे व्यक्ति जो आपने देखा उस महसूस कर सकते हो कि इसमें छुटपन है। मीठा, मिठास, करवा चुकी हूँ कि मिठास में भाववाचक संज्ञा, मीठा आपका विशेषण है, और मिठाई जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही प्रेम है, अब देखो ये इसमें प्रत्यय नहीं जुड़ा है, लेकिन फिर भी ये भाववाचक संज्ञा। प्रेम, वह व्यक्ति प्रेम है, कोई वाक्य बना ही नहीं सकते आप। तो प्रेम क्या है, उसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। तो घृणा है, उसको भी हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वह बहुत घृणित व्यक्ति है, ये हम प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि वो विशेषण हो जाएगा। लेकिन घृणा आपके यहाँ पर भी उल्टी हो गई चीज़ें, घृणा भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही लवण है, लवण में ता प्रत्यय जुड़ के आपकी भाववाचक संज्ञा बन जाती है, क्योंकि उस चीनी में लवणता है, यानी कि उसमें खारापन है, तो ये उसकी विशेषण है। जबकि ता प्रत्यय जुड़ने से लवणता को आपने देखा, उसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। ऐसे ही अमल है, अमल विशेषण है, जबकि अमलता भाववाचक संज्ञा है। अमलता आपकी भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि अमलता को सिर्फ आपने महसूस किया, देखा नहीं है। हरा, हरा जो है वो उस एक किसी भी चीज़ की विशेषता है, वो हरा रंग। लेकिन हरियाली क्या, हरियाली को तो आप महसूस कर सकते हो, जब आप खेतों में जाते हो आपको चारों तरफ हरा हरा दिखता है, तो आपको लगता है कि हाँ चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, उसको आप महसूस कर सकते हो। तो हरियाली में आपकी भाववाचक संज्ञा रहेगी, वीर विशेषण है, और उसमें ता प्रत्यय जुड़ने के बाद वीरता, वीरता को आपने कभी देखा है, सिर्फ महसूस किया है। अब आगे है, ये लास्ट वाक्य में प्रयोग करने के बाद भी बता देती हूँ लास्ट में, अभी ये क्या पता पूछ लिया जाए। ये देखो मैंने, उसका विचार प्रशंसनीय है, क्या है, उसका विचार प्रशंसनीय है। अब इसमें आपसे पूछ ले कि इसमें रेखांकित कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, इसमें बताओ कौन सी संज्ञा है। तो देखो मैंने बताया था ना कि जो विशेषण होता है ना, वो अपना विशेष साथ लेकर आता है। विचार कैसा है, प्रशंसनीय है, विचार यहाँ पर विशेष हो गया, और प्रशंसनीय क्या हो गया, प्रशंसनीय हो गया आपका विशेषण। विचार कैसा है, प्रशंसनीय है, इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है।
तो विशेषण अपने साथ संज्ञा सर्वनाम साथ लेकर आता है, तो ये आपका विशेषण है, क्योंकि विचार कैसा, प्रशंसनीय। अब आगे हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। अब इसमें आपका कोई विशेष्य नहीं आया, आप देख लो, सबसे कोई विशेष्य थोड़ी होगा। और वैसे भी प्रेम को आप छू नहीं सकते ना देख सकते हो, तो प्रेम को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। तो इस वाक्य में रेखांकित शब्द में प्रेम आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा और प्रशंसनीय विशेषण है। साथ में आपके विशेषण भी हो रहे हैं कुछ थोड़े बहुत। अब जैसे लास्ट है, मोहन को मीठा आम पसंद है। तो मीठा क्या है, मीठा आम पसंद है। साथ में देखो, साथ में अपना संज्ञा लेकर आया है, ये जो आपका विशेषण है। तो सर्वनाम भी लेकर आता है, जरूरी नहीं संज्ञा ही लेकर आएगा। तो आम यहाँ पर संज्ञा और ये विशेष्य हो गया। अब क्या हो गया, विशेष्य अगर पूछ लिया जाए, और ये हो गया विशेषण। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है ही नहीं। भाववाचक संज्ञा थी, हमें सबसे प्रेम करना, इसमें रेखांकित शब्द प्रेम कर देंगे तो प्रेम आपकी भाववाचक संज्ञा रहेगी। और एक और बताना था मेरे को आपको क्वेश्चन, जो मैंने कल वाली वीडियो में करवाया था, कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। बाकी सभी चीज़ों में आपका आंसर 3 रहेगा। जैसे मूल रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं, उत्पत्ति या वही उत्पत्ति के आधार पर भी संज्ञा के 3 भेद होते हैं, सिर्फ अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, मैंने ये बताया था। लेकिन एक चीज़ और है, उसके आधार पर भी संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, जैसे ना ये लिख देगा, संज्ञा के कुल भेद कितने होते हैं, कई बार एग्जामिनर ये लिख देता है, संज्ञा के कुल भेद कितने होते हैं। कुल का मतलब वो सारे जुड़ के पूछ रहा है। तो संज्ञा के कुल भेद भी 5 होते हैं और अर्थ के आधार पर भी 5 होते हैं। बाकी मूल आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, वही उत्पत्ति के आधार पर, और सिर्फ सिंपल ये लिख दे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपका 3 आंसर रहेगा। और एक चीज़ और बता देती हूँ, ये वैसे जिनका सब्जेक्ट है भाई, जिसको स्टेट वगैरह देना है, उनसे पूछा जाता है। जैसे मैंने ये जो भाववाचक संज्ञा करवाई थी ना यहाँ पर, कि संज्ञा में ता प्रत्यय जुड़ने से सर्वनाम में, क्रिया में ता प्रत्यय जुड़ने से हमारी भाववाचक संज्ञा, ता प्रत्यय नहीं, कोई भी प्रत्यय जुड़ने से भाववाचक संज्ञा बनती है। तो देखो, विशेषण और संज्ञा और क्रिया, इन तीनों में जब प्रत्यय लगता है ना, तो उस प्रत्यय को हम क्या प्रत्यय बोलते हैं, उस प्रत्यय को हम बोलते हैं तद्वित प्रत्यय। सॉरी भाई, उच्चारण गलत हो गया, तद्वित प्रत्यय बोलते हैं उसको हम। जो देखो, प्रत्यय में आपको ये चीज़ काम आएगी, मैं इसलिए बता रही हूँ, जिनका सब्जेक्ट नहीं उनको भी काम आएगी। आपको विशेषण, संज्ञा और क्रिया, इनमें कोई भी प्रत्यय जुड़ जाए, जरूरी नहीं कि एक ही प्रत्यय, कोई भी प्रत्यय जुड़ेगा ना, तो उस प्रत्यय को हम जैसे ये बोला जाएगा आपका तद्वित प्रत्यय। क्या बोला जाएगा, तद्वित प्रत्यय। तो इससे ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, जब इनमें प्रत्यय जुड़ने से, जैसे यहाँ पर है, अभी बता देती हूँ, ये जुड़ा था ना, बचपन वाला कौन सा था आपका, मैंने करवाया था अभी, ये 1 मिनट, कहाँ गया, देखो यहाँ पर ये संज्ञा है और संज्ञा में प्रत्यय जुड़ा था, तो क्या बन गया था, संज्ञा में जो प्रत्यय जुड़ा था, पन प्रत्यय जुड़ा था लड़का में, तो लड़कपन बन गया था। तो ये आपकी संज्ञा है, संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनी है, सर्वनाम से यहाँ पर निजता आपकी भाववाचक संज्ञा बनी थी, और ये विशेषण से आपकी भाववाचक संज्ञा बनी थी। तो जब संज्ञा से, विशेषण से और सर्वनाम से जो आपकी भाववाचक संज्ञा बनती है, उनके पीछे जो प्रत्यय जुड़ता है उसको तद्वित प्रत्यय बोलते हैं। और उससे जो शब्द बनता है ना, देखो समझ नहीं आ रहा होगा आपको, देखो विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम, इन तीनों चीजों में प्रत्यय जब जुड़ता है, उस प्रत्यय को तो तद्वित प्रत्यय बोलते हैं। और उससे जब वो भाववाचक संज्ञा बनती है ना, जैसे लड़का में पन प्रत्यय जुड़ गया, तो इस प्रत्यय को हम बोलेंगे तद्वित प्रत्यय। और याद रखना आप, ये चीज आपको एग्जाम में भी काम आएगी। और फिर जो भाववाचक संज्ञा क्या बनी, पन प्रत्यय जुड़ने से जो तद्वित प्रत्यय जुड़ा था, वो बन गई लड़कपन। तो ये जो भाववाचक संज्ञा बनी है ना, इसको हम तद्वितांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तद्वितांत। वैसे ये सब्जेक्ट वालों का क्वेश्चन है, लेकिन भैया स्टेट वाले भी देखते रहते हैं साथ में। क्या बनती है, तद्वितांत, यहाँ पर लिख देती हूँ, तद्वितांत। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जब प्रत्यय जुड़ता है, उस प्रत्यय को हम तद्वित बोलते हैं, और उससे फिर जो वो भाववाचक संज्ञा बनती, जैसे ये बनी, उसको हम तद्वितांत भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। ऐसे ही फिर क्रिया में जो होता है ना, जैसे ये क्रिया में आपका यहाँ पर बना था, ये क्रिया है, और क्रिया में हमने अवा प्रत्यय जोड़ा था, तो भाववाचक संज्ञा बन गई थी। तो क्रिया में जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं, और क्रिया में प्रत्यय जोड़ने के बाद जो भाववाचक संज्ञा बनती है, उसको हम कृदंत
भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कृदंत सब्जेक्ट वालों का क्वेश्चन है भाई, किसी और को भी देखना हो, अपना ज्ञान बढ़ाना हो तो देख लेना। और भाई मेरी वीडियो को ना देखो, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो ना मेरी वीडियो को शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब कर लो, और अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप बता दिया करो।